नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक मजबूत सेशन इंडियन मार्केट्स के लिए था, या फिर ये कह सकते हैं कि आज लगातार चौथा सेशन था जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। आज के सेशन में एक बार फिर से हमने देखा कि जो फ्राइडे के सेशन में रिफ्लेक्शन दिख रही थी बैंक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स में, वो मूड आज भी कंटिन्यू हुआ, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी अच्छी परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी आज के सेशन में थी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो ज्यादातर सेक्टर्स आज हरे निशान में ही बंद हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आज खरीदारी हमने देखी, केमिकल स्टॉक्स में अच्छी बाइंग बनते हुए देखी, तो रुझान पॉजिटिव ही था ओवरऑल। लेकिन अगर आज आपके इंडेक्स से बढ़ने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस लीड करते हुए आज की तेजी को। ये दोनों स्टॉक्स काफी फिसले भी है एनबीएफसी पॉकेट में। टाइटन, टाटा स्टील, ये कुछ और मूवर्स थे आज के सत्र में। लूजर्स को देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज, भारती इंफ्राटेल, नेस्ले, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये थोड़े दबाव के साथ आज क्लोज हुए हैं। बैंक्स देखिए जो आज अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, स्पेशली सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी में अच्छी तेजी थी। इसके अलावा आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो समर थीम है वो काम कर रही है, वोल्टास, टाइटन, ब्लू स्टार, वर्लपूल, यहाँ पर जोरदार मोमेंटम था। 4 स्टॉक जो कल भी फोकस में रहेंगे वो रहेंगे रिजल्ट्स वाले। जिन 4 कंपनी के रिजल्ट्स कराएंगे उसमें इंडिगो, ब्रिटानिया, मदरसन सुमी और धामपुर शुगर्स है, इन पर फोकस रहेगा। आप क्विकली आपको बताते हैं कि संस्थागत निवेशकों ने आज के सेशन में क्या किया है। एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है 1575 करोड़ की और डीआईएस ने मुनाफा वसूली की है 450 करोड़ के आसपास की। तो ये आंकड़े हैं संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन आउटलुक क्या है इन लेवल से, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, आपके सवाल सबको हम शामिल करेंगे। आज के मेहमान को पहले शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह बने हुए हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो मार्केट्स पर अपना आउटलुक दीजिए। लगातार चौथा सेशन तेजी का और अब तो होप कहीं ना कहीं 10,000 की जा रही है इंडेक्स पर। आपका व्यू क्या है इंडेक्स वाइज, क्या आउटलुक है इन लेवल्स पर? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते से जो ऊपर के तरफ के दायरे हमने तय करना शुरू किया, वो आज फिर हमने देखा, और कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो अच्छी खासी ऊपर के तरफ के दायरे हमने दोनों ही सूचकांकों में, सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखे और मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखे। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप देख सकते हैं, और आज के दूसरे सत्र में भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है, और शायद इसकी झलक आपको फिर से कल परसों दिखाई दे। लेकिन ऊपर के तरफ के दायरे 10,000 क्या, मुझे तो लगता है कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन जो खबरें हैं उस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से नज़र रहेगी, खास करके ये जो महामारी परेशान कर रही है हमारे देश को और पूरे विश्व भर को, तो खबरें इधर पर भी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे करके लॉकडाउन की परिस्थिति से ओपन अप की परिस्थिति आई है, और कई राज्यों में किश्तों में ये ढील दी जाएगी। महाराष्ट्र में जैसे आपको भी पता है दीपाली जी, 3 तारीख, 5 तारीख और 8 तारीख, और 8 तारीख के बाद ब्यौरा लिया जाएगा कि और क्या चीज़ को जा सकती है। तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है आपका, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना चाहिए। और अगर खरीदारी का मन बना रहा है, अवधि लंबी अवधि की आपके पास नजरिया है, तो कुछ चुनिंदा क्षेत्र में ध्यान दे करके, कुछ चुनिंदा शेयर में ध्यान करके आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बढ़त आई है पिछले हफ्ते और आज, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख सकते हैं। और इस स्तर के आसपास आकर भी हमने पहले भी हमारी जो बढ़त थी वो थोड़ी बहुत गवाई थी, सरेंडर करी थी, मुनाफा वसूली की चपेट में हम आए थे। तो लाजमी होगा कि छोटी मध्यम अवधि में जिसका नजरिया वो थोड़ा बहुत मुनाफा भी समेटे। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट्स यहाँ पर ले सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म व्यू है तो। लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल, और पहले कोरा हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है अक्षय गुप्ता। इन्होंने हमें एसएमएस के जरिए डिटेल्स भेजी हैं संबलपुर उड़ीसा से, और इनफैक्ट आप फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। अक्षय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने HCL लिया 521 में, होल्ड करना ये आपका होराइजन क्या है, कितने समय के लिए आपने खरीदारी की? शॉर्ट टर्म के लिए मैम। शॉर्ट टर्म आपने परचेज किया है। बताइए गौरांग जी, 521 की इनकी बाइंग है, और उस हिसाब से तो ये मुनाफे में है थोड़े, 100 शेयर्स है, क्या सजेशन होगा? देखिए, छोटी अवधि का नजरिया है तो मुनाफा समेटने की राय होगी, और जैसे मैं अभी मार्केट के ऊपर भी हमारी जो राय है वो दे रहा था, और लगातार हमने देखा पिछले हफ्ते से आज के दिन में भी हमने ऊपर की तरफ के दायरे हो सकते हैं। तो यही मैं जिक्र कर रहा था दीपाली जी कि अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो ज्यादा
उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा मुनाफा कमाने की भी मेरे ख्याल से आपको आपका मन नहीं होना चाहिए। अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया है तो मुनाफा समेटने की हमारी राय है। और अगर ये अपना अपनी जो समय सीमा है इसमें तब्दीली कर सकते हैं, यानी कि छोटी मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, तो मेरे ख्याल से HCL टेक जैसी दिग्गज IT कंपनी में आपको निवेश बना करके रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए, ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा। शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्रॉफिट्स ले लीजिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं HCL टेक। अगले कॉलर हमारे साथ मुकेश अग्रवाल हैं ग्वालियर से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। सवाल ये है कि मैंने फाइजर लिमिटेड खरीदे रखे हैं 30 शेयर 4230 रुपए के भाव से, और कंपनी ने बहुत अच्छी ऊंचाई को छुआ और कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से अचानक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लेकिन ये डाउन हुआ, इसलिए मेरे को टेंशन हो गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया इसमें। फाइजर की आप बात। जी हाँ। लेकिन एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देख लीजिए, ज्यादा लंबी परफॉर्मेंस मत देखिए। बाकी फार्मा स्टॉक से मुनाफा वसूली आई है, ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। इसका जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही रहा है, हालांकि अपने 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे जरूर आया है। गौरांग जी, इनको फाइजर को लेकर तो एटलीस्ट टेंशन नहीं करनी चाहिए। आपका क्या सजेशन होगा? बाकी 4200 के आसपास की इनकी बाइंग है, 4000 पर ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपाली जी, आपने सही फरमाया। पिछले 1 साल का अगर आप लिखा जोखा देखें तो काफी शानदार परफॉर्मेंस फाइजर की तरफ से आया। ये MNC यानी कि मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये नाम ही काफी है दीपाली। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी के पास ऐसे शेयर हैं जैसे फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है, सनोफी है, या फिर टाटा हनीवेल जैसी जो एविएशन से ज़्यादा ताल्लुक रखती है, चीज़ें बनाती है, ऐसी सब कंपनियों में आपको जब तक ज़रूरत पैसों की नहीं हो तब तक आपको बिकवाली का सोचना नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत नुकसान के साथ बंद हुआ है, मेरे ख्याल से नतीजे भी पिछले हफ्ते ही आए थे इसके। थोड़ा बहुत आंकड़ों को देख करके थोड़ी बहुत मायूसी है, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी सक्षम है और कंपनी का नाम ही काफ़ी है आपका निवेश लंबी अवधि के लिए बना करके रखें। तो होल्ड कीजिए फाइजर, और जब जब आपकी पॉकेट अलाउ करे ऐसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहने चाहिए। आप ऐसे स्टॉक्स में SIP भी इनफैक्ट कर सकते हैं उस क्वालिटी के स्टॉक से। विधान जैन हमारे साथ अब हैं भोपाल से। जैन साहब नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। इनफैक्ट माफ कीजिए, विधान नहीं, नलिन हमारे साथ हैं बॉम्बे से। नलिन नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार जी, मेरे पास एक्सिस बैंक के 1000 शेयर हैं। मेरे को 1 महीना हो गया है खरीदे हुए, और मैंने उसका मेरी परचेज प्राइस है 445। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है। गौरांग जी, शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका 445 की बाइंग है, 396 पर ट्रेड कर रहा है। अगेन ऐसे स्टॉक्स तो शायद लॉन्ग रन के लिए ज्यादा बेहतर रहते हैं, बट इनके लिए बताइए क्या सजेशन होगा। इनफैक्ट कोई भी बैंक और NBFC शॉर्ट टर्म के लिए लेना कितना वाजिब बेस्ट टाइम? देखिए, ये एक दिक्कत वाला सेक्टर है हाल फिलहाल। और दीपाली जी, कल ही मेरे ख्याल से कल या आज सुबह ही एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि आए थे और इन्होंने पूरा लिखा जोखा सामने रखा था, और ये भी बताया था कि ये जो मोनिटोरियम जारी किया है 3 महीने से बढ़ा करके 6 महीने का अवधि की है, इसको लेकर के शायद ये जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे, यानी कि अप्रैल मई जून के बहुत जल्द, उसमें शायद थोड़ा बहुत दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि प्रोविजनिंग को लेकर के और ग्रॉस और नेट NPO को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। छोटी अवधि का नजरिया इनको एक ही राय होगी कि जो भी आप नुकसान भुगतने की क्षमता रखते हैं आप भुगत करके निकल जाए। अगर आप साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये 600 650 के आसपास भी जाए। और दिक्कत यही है दीपाली कि अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं या सौदे करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में निवेश करते हैं। और बैंकिंग और फाइनेंस, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से इनकी हालत थोड़ी खस्ता है। ये तो पिछले हफ्ते से मेरे ख्याल से NBFC और बैंकिंग में आपको अच्छा रुझान आते हुए देखा। आज भी हमने देखा कि बढ़त के साथ ये सब स्टॉक बंद हुए, लेकिन ये सब बैंकों में निजी क्षेत्र की ये जो बड़ी दिग्गज बैंक है वहां पर नजरिया लंबी अवधि का रखे तो ज्यादा उचित है। तो ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जाइए, शॉर्ट टर्म व्यू है तो एग्जिट कर लीजिए उछाल पर। अगले कॉलर हमारे साथ इनफैक्ट SMS है हमारे पास विधान जैन का, और जो सवाल इन्होंने भेजा है वो है NCL इंडस्ट्रीज पर और साथ ही नोसिल पर।
एक सीमेंट स्पेस की कंपनी और एक केमिकल शेयर है इनके पास। एनसीएल इंडस्ट्रीज में बाइंग प्राइस 72 का है, नोसिल में 79.50। बताइए गौरांग जी, अगर आप ट्रैक करते हैं दोनों स्टॉक्स को तो क्या सजेशन होगा, एनसीएल इंडस्ट्रीज और नोसिल? तो एनसीएल और नोसिल पर ऐसे निजी तौर पर तो हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र से ये ताल्लुक रखते हैं सीमेंट और केमिकल से, और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में सीमेंट ने भी अच्छा रुझान दिया है। क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनियां में हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे, और ये भी सुनने में आया है कि सीमेंट की बोरियों के दाम आने वाले समय में थोड़े थोड़े करके बढ़ते जाएंगे संपूर्ण भारतवर्ष में। और जो नोसिल में निवेश है केमिकल से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर भी अगर आप इतिहास देख ले तो काफी निचले स्तर पर नोसिल का शेयर काम किया करता था एक समय पर, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि परिवर्तन आया है। निवेश अगर लंबी अवधि का है तो ये बने रह सकते हैं, क्योंकि सीमेंट और केमिकल्स में आने वाले तिमाही नतीजे काफी बेहतर आते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं, ये सजेशन है। अगला सवाल हमें अवनीश ने भेजा है चेन्नई से, रेडियो खितान पर। इनके पास 500 शेयर्स रेडियो खितान के, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 338 का है। सुमितोमो कैमल, हालांकि ऑफ लेट तो हमने काफी अच्छा बाइंग इनमें देखी थी रेडियो खितान में, माफ कीजिए। इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही गौरांग जी ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन होगा रेडियो खितान में, अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो तो होल्ड कर ले? तो ये जिस तरीके से पाबंदियां लगी थी और आप धीरे धीरे करके लॉकडाउन से ओपन अप की परिस्थिति हो रही है और कुछ रियायती भी दी जा रही है, और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी है, मेरे ख्याल से सेवन को लेकर के, कंजम्पशन को लेकर के तो कोई दिक्कत है ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष, और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी मशहूर है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करने की सलाह है। ये स्टॉक आप बने रहिए अपनी इस इन्वेस्टमेंट में। कपिल दुग्गल है हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पर। दुग्गल साहब नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास एनबीसीसी के 1000 शेयर हैं, करीब 1.5 साल पहले 77 के एवरेज पे लिए थे। कंपनी का जो एनबीसीसी जी, कंपनी की बुक वैल्यू और ऑर्डर वैल्यू को देख के सोचा था, लिया था, इसमें इन्वेस्ट किया था, बट जो हालत है आज की डेट में उसकी बहुत बुरी है। तो क्या करना चाहिए आगे? गौरांग जी, इनफैक्ट एनबीसीसी में कई इन्वेस्टर्स हैं जो निराश हुए हैं, क्योंकि एक समय में ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक होता था इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्पेस में, लेकिन इसने काफी नुकसान दिया है। कुछ दिक्कतें रही हैं एग्जीक्यूशन की कंपनी के साथ, लेकिन अब क्या व्यू है, क्योंकि इनको भी काफी नुकसान हो रहा है। 77 की बाइंग 18 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो दीपाली जी, एक समय पर हमारी भी खरीदारी की कवायद थी, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी पर दबाव आया है, खास करके जो प्रोजेक्ट्स पूरे नए हुए थे रियल एस्टेट के मेरे ख्याल से आम्रपाली का नाम आया था, तो इस कंपनी पर इसका भार आ गया है पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ जेपी ग्रुप की मेरे ख्याल से एक कंपनी थी जिसका भी एक प्रोजेक्ट इनके पास आया है। फाइनेंशियल क्लोजर को लेकर के कुछ क्लैरिटी है नहीं, और नुकसान काफी हो रहा है। करीबन 58 के आसपास, मेरे ख्याल से 58-60 के आसपास आज बंद आया है इसका। हाल फिलहाल तो बने रहे, लेकिन उछाल पर ये चाहे तो बेच सकते हैं, और परिवर्तन के रूप में ये फिर से थोड़ा बहुत समय देते हैं, 1-1.5 साल का, तो 2 सुझाव इनके लिए होंगे मेरे पास से। एक है L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग, और दूसरा है अशोक लेलैंड ऑटो सेक्टर। एक है एनबीएफसी और दूसरा है ऑटो सेक्टर। तो मेरी राय में तो एनबीसीसी में आप जो भी आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते हैं वहां से निकलने की कोशिश करें, और परिवर्तन करते हैं तो जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सकती है अगर नजरिया लंबी अवधि का रखें और परिवर्तन करें। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, आप चेंजेस कर सकते हैं, उससे शायद आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सकती है। मेहुल है हमारे साथ अब राजकोट से फोन लाइन पर। मेहुल नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। इनफैक्ट इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जीएचसीएल पर इनका सवाल है, 150 स्टॉक्स है इनके पास, जो परचेसिंग प्राइस है वो 72 का है। लोअर लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली है, इसलिए इनको प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं गौरांग जी, लगभग 40 रुपए हर स्टॉक पर। प्रॉफिट्स ले लें फिर होल्ड रखें? सॉरी, कौन से स्टॉक्स है? जीएचसीएल। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो ज्यादा उम्मीद मत रखिए मुनाफा कमाने की। जो भी मुनाफा मिल रहा है वो समेट करके आप थोड़ा इंतजार कीजिए, करेक्शन पर फिर से आप सौदे लिख सकते हैं बाजार में, लेकिन आपको थोड़ा अनुशासन रखना चाहिए छोटी अवधि में, क्योंकि बाजार इतना उठापटक होता है कि छोटी मध्यम अवधि में हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई कर। ठीक है, तो प्रॉफिट्स हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप एग्जिट कर लीजिए, ये सजेशन होगा। अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, इनका नाम है अनुराग सक्सेना और ये आगरा से हमारे साथ है फोन लाइन पर।
अनुराग जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग मैडम, अनुराग बोल रहा हूँ। और ये मेरे पास शक्ति पंप के 3500 शेयर हैं 150 के रेट पे। तो मेरा जो मतलब टाइम है वो लगभग 3 से 4 साल के लिए है। तो इसका टारगेट क्या 1000 हो सकता है या नहीं? शक्ति पंप्स की आपने बात की, आपके परचेजिंग प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर, और आपने नजरिया क्या बताया, 1-2 साल? 3-4 साल। 3 से 4 साल, ठीक है। गौरांग जी, स्टॉक पर तो आपका व्यू चाहिए ही, लेकिन जो दूसरा इनका क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी है, जिसको शायद आंसर किसी के लिए भी कर पाना मुश्किल है कि 150 रुपए का स्टॉक अगले 2 से 3 साल में क्या 1000 रुपए का हो पाएगा। इनफैक्ट अगर ऐसा किसी को मालूम हो पहले से तो नुकसान किसी को हो ही ना इस बाजार में। बट फिर भी बताइए क्या व्यू होगा। देखिए, आपको सीमित मात्रा में अपेक्षा रखनी चाहिए, और ये शेयर बाजार है, यहाँ पर सभी तरह का जोखिम आता है सामने, और ये सभी जोखिमों के अधीन है शेयर बाजार। और अगर 150 वाला 1000 रुपया होता है तो आप ये सोचिए कि कंपनी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी नतीजे कितने हद तक बेहतर लाने की। हालांकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं और जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी हुई है, सरकार के तरफ से काफ़ी कुछ कोशिश हो रही है कृषि क्षेत्र में, खास करके परिवर्तन लाने के लिए, सिंचाई के लिए इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो और अगर आप बैंक में एफडी रखते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 6 या 7% का रिटर्न मिलता है सालाना, और अगर स्टॉक मार्केट से आपको 15-20% का रिटर्न मिलता है सालाना तो आपको संतुष्ट होना चाहिए। 3-4 साल का नजरिया है, आप चाहे तो बने रह सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि है तो मेरी राय इनको ये होगी कि आप नियमित तौर पर कंपनी के नतीजों पर भी ध्यान दें, क्योंकि नतीजे बेहतर आएंगे तो ही शेयर के दाम ऊपर जाए। ठीक है, तो बताया आपको गौरांग जी ने क्या व्यू आपका होना चाहिए या फिर क्या सजेशन है शक्ति पंप्स पर। हालांकि आज अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं, और जो अगला सवाल है हमारे पास वो SMS के जरिए आया है नासिक से अभिजीत राव का, और सवाल है इनका अशोक लेलैंड पर। 4200 स्टॉक्स है इनके पास, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 45 रुपए का है। इनके भाव के आसपास ये स्टॉक है। आज तो इनफैक्ट 10% की तेजी हमने इस स्टॉक में बनते हुए देखी, तो नुकसान तो इनको नहीं हो रहा अशोक लेलैंड में, लेकिन करना क्या है, वर्थ होगा अगर इस पोजीशन को ये होल्ड करें? इसी कंपनी का मैंने नाम लिया था जब NBCC वाले निवेशक भाई साहब ने फोन पे पूछा था हमें। और दीपाली, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द स्क्रैपेज पॉलिसी आ जानी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में आते हुए दिखेगा, जहाँ पर अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां काम करती हैं। और जिस स्तर पर उनका निवेश है वो काफ़ी महफूज है, यानी कि यहाँ से इस स्तर से नीचे की तरफ के दायरे काफ़ी सीमित। और जैसे अभी ये लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, गतिविधियां और बढ़ेगी और ज़रूरतें भी होगी, और अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है तो जो रिप्लेसमेंट डिमांड होगी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, जहाँ पर नए कमर्शियल व्हीकल्स की मांग बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं अशोक लेलैंड, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और आज हम बात करेंगे अपनी मुहिम की, जो कि हम NSE के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और मकसद इसका यही है कि निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक की, और आज पेनी स्टॉक में इनफैक्ट यूजुअली ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लो क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्वालिटी को ना देखते हुए, भाव देखते हुए छोटे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, और ऐसे में वो उन स्टॉक्स का उस नुकसान का शिकार हो जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। इन स्टॉक्स के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये लो वैल्यू के होते हैं, बहुत इलिक्विड होते हैं, यानी ज्यादा वॉल्यूम्स इन स्टॉक में नहीं होता है। ऐसे शेयर्स को खरीदना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बेचने में उतनी ही दिक्कत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये ऑपरेटेड स्टॉक होते हैं, तो ऐसे में एक आम निवेशक को, एक रिटेल निवेशक को भारी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो कि छोटी वैल्यू के स्टॉक हो। यूजुअली जो 10 रुपए से कम की वैल्यू के स्टॉक होते हैं, या फिर 15-20 रुपए से की वैल्यू से कम के स्टॉक होते हैं, उनको हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाइए, क्वालिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए, भाव से नहीं, नाम से आपको शेयर को चुनना चाहिए। गौरांग जी का भी इनफैक्ट इस पर व्यू ले लेते हैं। गौरांग जी, पेनी स्टॉक पर आपका व्यू क्या रहेगा? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट आप भी कल का बाजार में कितनी बार शामिल होते हैं, काफी क्वेरीज हमें आती भी हैं जो ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं जो कि लो वैल्यू के होते हैं, पैनी कैटेगरी के होते हैं, और फिर भारी नुकसान वो झेलते हैं। क्या सजेशन होगा उनके लिए?
सरल सा उपाय है इसके लिए। सवाल पूछिए, जानकारी लीजिए और बाद में निवेश कीजिए। अगर बिना जाने, बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी की बातें सुन करके अगर आप ऐसे स्टॉक खरीद लेते हैं तो आप अपना पैर जाकर के गुलाड़ी पर मारते हैं, ना कि गुलाड़ी अपने पैर पर मारते हैं। तो और ये वजह इसकी ये है कि इसके ये सब ऐसे शेयरों के दाम के जो दाम होते हैं ये अपने आप में आपको सचेत कर देते हैं कि आपको ऐसे सब स्टॉक्स में से दूर रहना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज की कवायद करता हूँ दीपाली जी के, आप बहुत बड़ी मात्रा में न खरीदने वाले शेयर अगर आप खरीद लेते हैं तो आपकी मुश्किल बहुत बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप जांच पड़ताल करके, पूछ करके, थोड़ा बहुत अभ्यास करके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, कम क्वांटिटी लीजिए लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदें, जिससे आपका निवेश लंबी अवधि में आपको कुछ मुनाफा कमा करके दे के जाएगा। अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो पूरी संभवता है कि जो पैसे हैं वो शून्य हो जाएंगे और आपकी सेहत पर भी इसका बहुत ही बुरा असर। बिल्कुल, तो पेनी स्टॉक से दूर रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाइए, ये आपके लिए सजेशन है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एक सवाल हमें आया है काजल अग्रवाल का ट्विटर पर, सूरत से इन्होंने सवाल भेजा है। टाटा मोटर्स क्वांटिटी तो इन्होंने गौरांग जी मेंशन नहीं की है, लेकिन प्राइस जरूर बताया है। 107 पर इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं टाटा मोटर्स के। लॉन्ग टर्म व्यू हो तो क्या सजेशन है, शॉर्ट टर्म में क्या सलाह होगी? शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैं पूरे ऑटो सेक्टर पर बताता हूँ कि यहाँ से उभरने को समय लगेगा और गाड़ी खरीदना लोग इस ऐसे माहौल में अहमियत बहुत कम देते हैं। अगर जरूरत हो तो ही जाकर के गाड़ियां खरीदते हैं या फिर टू व्हीलर खरीदते हैं, लेकिन वो परिस्थिति धीरे धीरे करके उभरेगी। और खास करके टाटा मोटर में इसलिए क्योंकि ये सबसे कमजोर कड़ी है एक कमजोर क्षेत्र में, यानी कि पहले तो इनको अपना निवेश बना करके रखना चाहिए और 70-75 के नीचे अगर आता है तो इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो थोड़ा बहुत निवेश और बढ़ाने की मैं राय दूंगा। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इनका जो निवेश का स्तर है वो थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए ताकि लंबी अवधि में इनको मुनाफे वाली एग्जिट मिल जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ऑन डिप्स ऐड भी कर सकते हैं, यही आपके लिए सजेशन है। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से गौरांग जी? तो धन्यवाद आपका दीपाली जी। जिन शेयरों के बारे में हमने आज बात की और हमारी राय आपके सामने रखी है वहाँ पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है। और आप सभी को शुभ रात्रि। हमारे शुक्रिया आपका इस शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतने ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ आप जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।